स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कंचनपुर राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था हरिया नाम का एक आदमी। हरिया की गरीबी की हालत ये थी कि वो अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी जुटा नहीं पा रहा था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। कभी तो परिवार को भोजन मिल जाता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन हरिया की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, आपके पास धन तो है नहीं, सुबह को खा लें तो शाम का नहीं पता और शाम को भोजन मिल जाए तो सुबह का नहीं पता। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं तो जैसे तैसे ये घर चला रही हूँ। मेरी मानो तो आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से तो हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? अपनी पत्नी की बात मानकर हरिया धन कमाने के लिए गांव से निकल पड़ा। जंगलों के रास्ते चलता हुआ वो परदेश के लिए रवाना हो गया। काफी दूर तक यात्रा करने के बाद वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। अब बेचारा हरिया थक चुका था तो उसने देखा कि एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की ठंडी छाया देखकर हरिया उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा कि तभी उसने देखा कि वहां पर एक सांप आया। सांप इस पेड़ पर चढ़ गया। हरिया उस सांप को बड़े ही गौर से देख रहा था कि ये सांप इस पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है, अब ये क्या करने वाला है। तभी उसने देखा कि वृक्ष की एक डाल पर एक चिड़ा और चिड़िया का घोंसला था। उन पक्षियों के बच्चे घोंसले में रखे हुए थे। सांप को देखकर चिड़ा और चिड़िया के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। हरिया ये देखते ही समझ गया कि दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने के लिए आया है। हरिया सोचने लगा, मेरे रहते हुए अगर सांप इन बच्चों को खा गया तो मुझे इसका पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे मनुष्य के हों या पक्षी के, हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए। उधर वो सांप जब बच्चों के नजदीक पहुंच गया तब हरिया भी झट से उस पेड़ पर चढ़ गया। उसने सांप को मार दिया। फिर वह बरगद के नीचे आकर लेट गया। थोड़ी ही देर के बाद चिड़ा और चिड़िया घोंसले में अपने बच्चों के पास वापस आ गए। बच्चों ने अपने माता पिता को सारी घटना के बारे में बताया और वो कहने लगे, माता पिताजी, आज इस पेड़ के नीचे जो आदमी लेटा है उसने ही हमारी जान बचाई है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सांप आया था। इस मनुष्य ने उस भयंकर सांप को मार दिया और हमारे प्राण बचाए। अगर ये आदमी उस वक्त यहाँ पर ना होता तो हम जीवित नहीं होते। अब इसका हम पर बहुत ही एहसान हो चुका है। अपने बच्चों के मुंह से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर चिड़ा और चिड़िया बहुत ही खुश हुए। तब वो पक्षी उस गरीब हरिया के पास पहुंचे और कहने लगे, ऐ मनुष्य, आज तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है और हमें अपना ऋणी बना लिया है। हमें बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? हरिया कहने लगा, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफर का थका हारा इस पेड़ के नीचे आराम करने लगा तो मेरी नजर उस सांप पर पड़ गई जो तुम्हारे बच्चों को खाने वाला था। मैंने तुरंत सांप को मारकर उनकी रक्षा की। पक्षी कहने लगे, भाई, तुमने हम पर बहुत ही उपकार किया है। इस संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों की होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो कोई भी किसी को नहीं होता। अब आप भी तो धन कमाने के लिए परदेश अपने बच्चों के लिए ही तो जा रहे हो। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम भी आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन पक्षियों ने बताया कि हम दोनों चिड़ा और चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि मोती मनुष्यों के लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देंगे, तुम उन मोतियों को बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं पर रहकर हमारे बच्चों की रक्षा करना। हम रोज इसी तरह से कीमती मोती लाकर तुम्हें देते रहेंगे। उन पक्षियों की ये बात सुनकर हरिया बहुत ही खुश हो गया। सोचने लगा, अगर मुझे यहीं से धन की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं कहीं बाहर क्यों जाऊंगा। इसके बाद उन पक्षियों ने हरिया को कुछ मोती दिए जिन्हें बाजार में बेचकर वो अपने लिए खाने पीने का सामान ले आया। उस पेड़ के नीचे हरिया ने एक झोपड़ी बना ली और फिर वहीं रहने लगा। अब वो उन पक्षियों के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो वो पक्षी
बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए थे। उन्हें अपने बच्चों की रक्षा करने वाला जो मिल गया था, अब वह निश्चिंत होकर भोजन ढूंढने के लिए जाते और गरीब हरिया का बहुत ही धन्यवाद करते। साथ ही साथ कुछ मोती भी उसे लाकर दिया करते थे। इसी तरह से उन पक्षियों की नौकरी करते हुए हरिया को 5 महीने बीत गए। इधर उन पक्षियों के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब हरिया को अपने परिवार और अपने बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने पक्षियों से कहा कि मैं अपने घर जाकर अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। तब पक्षी ने कहा, भाई अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अपने बच्चों के साथ रहो, क्योंकि अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब इन्हें किसी तरह का भी कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो, कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो इस जगह पर आ जाना। इतना कहकर चिड़ा और चिड़िया ने गरीब हरिया को ढेर सारे मोती लाकर दिए। हरिया ने वो बेशकीमती मोती एक पोटली में बांध लिए और अपने घर पहुंच गया। उसने वो मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और पूछा, पति देव, ये कीमती मोती तुम कहाँ से लेकर आए हो? तब हरिया अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, पिछले 5 महीने से मैं एक चिड़ा और चिड़िया की नौकरी कर रहा हूँ। उन्होंने ही मुझे ये कीमती मोती दिए हैं। ये कीमती और अनमोल मोती बेचकर हम अपने लिए एक बड़ा घर बनवाएंगे, अपने बच्चों के लिए अच्छे वस्त्र खरीदेंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाऊंगा। अब तो हरिया उन सारे मोतियों को बाजार में बेचकर अपने घर के लिए ढेर सारा जरूरी सामान लेकर आया। अब उसने अपने लिए एक नया घर भी बनवा लिया था और वे लोग आराम की जिंदगी बिताने लगे। उस नगर में सज्जन सिंह नाम का एक राजा था। युद्ध के दौरान उसकी एक आंख में चोट लग गई थी, जिसके कारण एक आंख से उसे दिखाई नहीं देता था। लेकिन राजा चाहता था कि उसकी इस आंख का इलाज किया जाए। इस काम के लिए उसने नगर के बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को अपने पास बुलाया। सभी ने अपने अपने तरीके से राजा का इलाज किया, लेकिन राजा की आंख में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी के भी इलाज से राजा की आंख ठीक नहीं हुई तो एक दिन एक वैद्य ने आकर महाराज से कहा, महाराज, मैं आपकी आंख ठीक कर सकता हूँ। अगर एक चीड़े के बच्चे का मांस मिल जाए तो मैं एक ऐसी दवा बना सकता हूँ जिसे खाकर आपकी आंख ठीक हो जाएगी। इस तरह से वैद्य की बात सुनकर राजा सज्जन सिंह ने अपने नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो भी कोई चिड़े नाम के पक्षी का बच्चा लाकर उसे देगा, उसे स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। धीरे धीरे ये बात राजा सज्जन सिंह के पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग चिड़ा पक्षी की तलाश में इधर उधर लग गए, लेकिन किसी को भी चिड़ा नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है, हरिया की पत्नी अपने पड़ोस में बैठकर कुछ औरतों से बातें कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बातें चल रही थी। तभी बातों ही बातों में चिड़ा नाम के उस पक्षी की चर्चा छिड़ गई। एक औरत कहने लगी, बहन, क्या तुम्हें पता है कि हमारे नगर के महाराज ने चिड़े पक्षी का बच्चा लाने का आदेश दिया है। चिड़ा पक्षी को लेकर आना कोई आसान बात नहीं है। जब हरिया की पत्नी ने ये बात सुनी कि चिड़ा पक्षी का बच्चा लाकर देने पर राजा स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देगा, तो हरिया की पत्नी कहने लगी, अरे बहनों, चिड़ा पक्षी को लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 5 महीने चिड़ा और चिड़िया की नौकरी करके आए हैं। वो एक नहीं बल्कि कई पक्षी लेकर आ सकते हैं। इतना कहने के बाद हरिया की पत्नी अपने घर चली गई। इधर आस पड़ोस की औरतों ने जब हरिया की पत्नी से हरिया की इतनी तारीफ सुनी तो सभी औरतों ने घर जाकर ये बात अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई कि हरिया नाम का एक आदमी चिड़ा नाम के पक्षी को लेकर आ सकता है। होते होते ये खबर महाराज के कानों में भी पहुंच गई कि उनके राज्य में एक ऐसा आदमी है जो चिड़ा और चिड़िया के पास 5 महीने नौकरी करके आया है। राजा ने तुरंत आदेश देकर हरिया को राज दरबार में बुलवाया और उससे कहा, तुम तो चिड़ा और चिड़िया के पास रहकर आए हो, मुझे एक चिड़िया का बच्चा लाकर दे दो, तो इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इतनी बात सुनकर हरिया घबरा गया और कहने लगा, महाराज, आप चाहें तो मेरे प्राण ले लें, परंतु मैं आपको चिड़े का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उन बच्चों की जान बचाई है, भला एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है। उसके इनकार करने पर राजा सज्जन सिंह बहुत ही नाराज हुआ और कहने लगा,
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चों का सिर कटवा दूंगा। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, जहां उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है तो वो कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद हरिया एकदम घबरा सा गया। उसने सोचा कि अब तो मुझे कुछ भी करके चिड़ा का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। अब तो वह जब घर आया तो अपनी पत्नी से लड़ने लगा, कहने लगा, ये तुमने क्या किया? तुम में बिल्कुल भी अकल नहीं है। अब मैं कहाँ जाता हूँ और क्या करता हूँ? ये बातें तुमने पड़ोस की सभी औरतों को बता दी। और तभी धीरे धीरे राजा सज्जन सिंह तक पहुँच गई। जिन चिड़ा और चिड़िया ने हमें खाने के लिए भोजन दिया, रहने के लिए घर दिया और पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दिए, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? तुमने ये बात आस पड़ोस की औरतों को बताकर बड़ी ही भूल की है। तुम्हें अपने घर की बातें किसी दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए थी। हमारे घर की कितनी कमाई है, हमारी कमाई का क्या साधन है, ये कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती। तुम्हारी ये गलती आज हमारे परिवार के लिए मौत का कारण बन चुकी है। यदि तुमने ये बात छुपा ली होती तो आज हम बिना किसी डर के आराम से जिंदगी बिता रहे होते। अब तो मुझे राजा की आज्ञा को पूरा करते हुए चिड़ा का बच्चा राजा को लाकर देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिनों तक देखभाल करी, जिन्हें मरने से बचाया, अब मैं किस तरह से उन्हें मौत के मुंह में डाल सकता हूँ? पत्नी कहने लगी, पति देव, अब जो भी हो, तुम्हें अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए ये पाप तो करना ही पड़ेगा। बेचारा लाचार हरिया जंगल की तरफ चल पड़ा, जहां वह उन पक्षियों के बच्चों की देखभाल किया करता था। उधर हरिया को अपने घोंसले के नजदीक आते देखकर चिड़ा और चिड़िया के बच्चे बहुत ही खुश होने लगे। तब उस पक्षी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वो तुम में से किसी एक को लेने के लिए आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसके बच्चों की जान बचाएगा? लेकिन एक बात याद रखना कि तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। बच्चे कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पक्षी ने उन्हें बताया कि बच्चों, यहाँ का जो राजा है उसकी आंख का इलाज करवाने के लिए वैद्य ने उसे सलाह दी है कि उसे चिड़े के बच्चे का मांस खाना चाहिए। इसीलिए वो तुम दोनों में से किसी एक को लेने के लिए आ रहा है। तुम में से कोई एक अगर उसके साथ जाना चाहता है तो वो जा सकता है। उनमें से एक बच्चा कहने लगा, माता पिता, उस आदमी ने ही तो हमारी जान बचाई है। अगर आज खुद उस आदमी पर बड़ी मुसीबत है तो ऐसे समय में हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। जब हरिया उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने चिड़ा और चिड़िया को अपना दुख बताया। पक्षी हरिया से कहने लगा, भाई तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को अपने साथ ले जा सकते हो। हरिया ने उनमें से एक चिड़े के बच्चे को उठा लिया और वापस महल की तरफ लौट गया। चिड़े के उस बच्चे को हरिया ने राजा को दे दिया। राजा ने पक्षी को पिंजरे में बंद करवाया और अपने नौकर से कह दिया कि वह सुबह इस पक्षी का नाश्ता करेगा। नौकर ने वो पिंजरा ले जाकर महल में रख दिया। अब क्या हुआ कि राजा सज्जन सिंह का एक बेटा था। उसे पशु पक्षियों से बहुत ही प्यार था। उसे इस बात का नहीं पता था कि ये पक्षी उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने कुछ मित्रों के साथ उसी जगह पर घूम रहा था जहां पक्षी का वो पिंजरा रखा गया था। राजकुमार ने जब एक सुंदर पक्षी को पिंजरे में देखा तो उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार के एक मित्र ने कहा, राजकुमार, इस पक्षी को पिंजरे से बाहर निकालो। ये कितना सुंदर पक्षी है। ये पिंजरा इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बात सुनकर राजकुमार ने पक्षी को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो पिंजरा खुला, पक्षी का बच्चा आकाश में उड़ गया। जब ये बात राजा तक पहुंची कि राजकुमार ने चिड़े के बच्चे को छोड़ दिया है और अब उसकी आंख का इलाज करना बड़ा ही मुश्किल है, ये बात सुनकर राजा को बहुत ही क्रोध आया। राजा ने तुरंत राजकुमार को अपने पास बुलाया और गुस्से में उससे कहने लगा, अरे नादान लड़के, तूने उस पक्षी के बच्चे को छोड़ क्यों दिया? राजकुमार बहुत ही घबरा गया था और कहने लगा, पिताजी, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने बेटे की बात सुनकर
राजा को इतना क्रोध आया कि उसने अपने बेटे को देश निकाले की सजा दे दी। सैनिक राजकुमार को लेकर नगर की सीमा के बाहर छोड़ आए। इधर वह चिड़े का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच गया। उसने सारी बात उन पक्षियों को बता दी कि मुझे राजा के बेटे ने आजाद किया है। पक्षियों ने जब अपने बच्चे की बात सुनी तो कहने लगे, राजा के बेटे ने तुम्हें आजाद तो करवा दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। उसके जीवन की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और जाकर उसकी सहायता करो। चिड़ा का बच्चा राजकुमार की सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच गया। राजकुमार ने जब देखा तो समझ गया कि यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद करवाया था। राजकुमार ने कहा, अरे पक्षी, तुम्हारी वजह से मेरे पिता ने मुझे नगर से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पक्षी कहने लगा, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं। अब दुख और सुख में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब राजकुमार खुश हो गया। उसे पक्षी के रूप में ही सही, कम से कम एक साथी तो मिल ही गया था। इसके बाद वह पक्षी राजकुमार के साथ एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। चलते चलते वह दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंचे। उस बगीचे में उस नगर के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। राजकुमारी का नाम था इंदु। वह बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चाएं पूरे नगर में फैली हुई थी। राजकुमार और वो पक्षी जब उस बगीचे में बैठे हुए थे कि तभी राजा की बेटी इंदु अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने के लिए आ गई। राजकुमारी को देखकर राजकुमार तो पेड़ के पीछे छुप गया, परंतु वह पक्षी राजकुमारी के सामने पहुंच गया। राजकुमारी ने जब उस सुंदर पक्षी को देखा तो वह उसे बहुत ही पसंद आया। वह पक्षी को पकड़ लेना चाहती थी, मगर पक्षी उसकी पकड़ में नहीं आया। इधर राजकुमार भी राजकुमारी इंदु की सुंदरता पर मोहित हो चुका था। वह मन ही मन में उससे प्रेम करने लगा। थोड़ी देर के बाद राजकुमारी वापस अपने महल में लौट गई। जबकि राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी के प्रेम में पड़ गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर पक्षी ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही राजकुमारी से मिलूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। इतना कहकर वह पक्षी उड़कर राजकुमारी के महल के नजदीक से गुजरने लगा। वापिस आकर उसने राजकुमार से कहा, मित्र, राजकुमारी के महल में तो बहुत ही कड़ा पहरा है, इसीलिए उससे मिलना बहुत ही कठिन है, लेकिन आज रात को मैं उसके कमरे में अवश्य जाऊंगा। तुम मुझे अपना रुमाल दे दो। इसके बाद रात के समय वो पक्षी उड़ा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। उसने राजकुमार का दिया हुआ रुमाल वहां पर रखा और वापसी में राजकुमारी की चुनरी लेकर वहां से उड़ गया। सुबह जब राजकुमारी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे में एक पुरुष का रुमाल था और उसकी खुद की चुनरी वहां से गायब थी। जब उसने ऐसा देखा तो सोचने लगी, अवश्य ही रात को मेरे कमरे में कोई पुरुष आया था। उसने सिपाहियों को बुलाया और कहने लगी, क्या तुम लोग इसी तरह से पहरा देते हो कि रात के समय कोई पुरुष मेरे कमरे में आ गया था? अब तो राजकुमारी का पहरा और भी कड़ा कर दिया गया। फिर एक रात वो पक्षी उड़ा और राजकुमारी के कमरे में राजकुमार का लिखा हुआ प्रेम पत्र छोड़कर आ गया। सुबह जब राजकुमारी ने वो पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्रिय राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो आज दोपहर के समय बगीचे में आ जाना। राजकुमारी ने जब वो पत्र पढ़ा तो उसके मन में भी इच्छा हुई कि वह राजकुमार से अवश्य मिले। दोपहर के समय वो अकेली जब बाग में पहुंची तो उस समय वहां पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। सिर्फ वो पक्षी ही इधर से उधर उड़ रहा था। पक्षी ने जब देखा कि राजकुमारी आ गई है तो वह राजकुमार को लेकर उसके सामने आ गया। राजकुमार को देखकर वो कहने लगी, अच्छा तो तुम हो वो बहादुर व्यक्ति जो इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद भी मेरे कमरे में अपना प्रेम पत्र छोड़ गया था। राजकुमार इतना सुंदर था कि राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। तब राजकुमार ने अपनी सारी सच्चाई उसे बता दी। ये सच्चाई जानने के बाद मेरे पिता मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे, इसीलिए हमें भागकर शादी करनी होगी।
राजकुमार इस बात के लिए तैयार हो गया और फिर अगले दिन वो दोनों उस पक्षी के साथ राज्य छोड़कर चले गए। चलते चलते वह दूर एक जंगल में जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक झोपड़ी बनाई और वहीं पर रहने लगे। उनका जीवन बड़े ही प्रेम से बीत रहा था। एक दिन झोपड़ी में आग लग गई। उस आग में वे दोनों तो बच गए, लेकिन पक्षी का एक पंख जल गया। पक्षी कहने लगा, अब तुम दोनों को अपने पिता सज्जन सिंह के महल में चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इतना समय बीत जाने के बाद अब उन्हें भी तुम्हारी याद आती होगी और तुम्हारे विवाह के बारे में जानकर वो अवश्य ही तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन मैं तो अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा एक पंख जल गया है। मुझे यहीं पर रहकर अपने पंख के उगने का इंतजार करना होगा। पक्षी की बात मानकर वे दोनों जंगल से निकल गए। आगे बढ़ने पर रास्ते में एक नदी थी। दोनों नाव पर सवार होकर नदी पार करने लगे, लेकिन अचानक नाव के पलट जाने से वे दोनों पानी में गिर गए। पानी में बहते बहते वे दोनों दूर निकल गए। राजकुमारी पानी के बहाव में नगर के एक किनारे पर जा पहुंची, जहां पर कुछ सैनिक उसे बेहोशी की हालत में उठाकर महल में लेकर आए। उस नगर के राजा ने जब राजकुमारी को देखा तो उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गया। राजकुमारी के होश में आने पर वो कहने लगा, प्रिय, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने सोचा कि अगर मैं इस समय राजा को साफ इनकार कर दूंगी तो ये मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। महाराज, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं अवश्य ही आपसे विवाह करूंगी। राजा इस बात को तैयार हो गया। अब वो राजकुमारी उसी महल में रहने लगी। वह गरीबों को भोजन करवाने लगी। दूसरी तरफ राजकुमार बहता हुआ इस नगर के दूसरे किनारे पर जा निकला। भटकते भटकते वो महल में जा पहुंचा, जहां राजकुमारी गरीब लोगों को भोजन करवाती थी। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और उसे एकांत में अपने साथ ले गई। उसने राजकुमार से कहा, प्रिय राजकुमार, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तुम मेरी मानो तो अपना भेष बदलकर इसी राजा के यहाँ पर नौकरी कर लो। जिस दिन हम दोनों को मौका मिलेगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। और राजकुमार ने ऐसा ही किया। भेष बदलकर वो राजा के यहाँ पर नौकरी करने लगा। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी और उसका नौकर दोनों पक्षियों को दाना डाल रहे थे कि तभी वो पक्षी भी वहां पर उड़ता हुआ आया। उसका पंख ठीक हो चुका था। उसने राजकुमारी को पहचान लिया। उनके पास जाकर उनका हाल चाल पूछा। तब राजकुमारी ने उसे पूरी घटना बता दी कि वे किस तरह से यहाँ पर आकर फंस चुके हैं। पक्षी ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आ गया हूँ, मैं आप दोनों को यहाँ से निकलवा दूंगा। और फिर वह राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी, आप ऐसा कीजिएगा कि महल के पहरेदारों को स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करवा के खिलाइएगा। जब वे लोग गहरी नींद में सो जाएंगे तब मैं उड़ते हुए आपके कमरे में आऊँगा और आपको इस बात की सूचना दूंगा। इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम सभी यहाँ से भाग जाएंगे। और फिर इस योजना के अनुसार सारा काम किया गया। राजकुमार, राजकुमारी और वो पक्षी उस महल से भाग गए। नगर की सीमा से बाहर आने के बाद पक्षी ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, अब तुम राजकुमारी के साथ अपने पिता के राज्य वापस लौट जाओ। मुझे पक्का विश्वास है कि वे आप दोनों को स्वीकार कर लेंगे। पक्षी के कहने पर वह जब अपने पिता के सामने गया तो इतने समय के बाद अपने बेटे को देखकर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। जब उन्होंने अपनी पुत्र वधू को देखा तो और भी प्रसन्न हुए। राजकुमार ने उन्हें बताया, पिताजी, जिस चिड़े के पक्षी को आप खा जाना चाहते थे और जिसको आज़ाद करने के कारण मुझे देश निकाला दे दिया था, उसी पक्षी ने मेरी सहायता की। उसी की वजह से मैं आज जीवित हूँ। उसी ने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ तक लेकर आया। राजकुमार की ये बात सुनकर सज्जन सिंह ने उस चिड़े पक्षी का बहुत ही धन्यवाद किया और उस दिन से उसने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि उसके राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा। पक्षी उड़कर अपने माता पिता के पास लौट गया और राजकुमार अपनी पत्नी के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो पर
कम से कम 2000 लाइक हो जाएं। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।